जी नमस्कार। आज हम लोगों की दूसरी टॉपिक है, यह है मानव शरीर में रक्त और रक्त के कार्य। तो ये थोड़ा समझेंगे हम लोग कि मानव शरीर में रक्त और रक्त के क्या कार्य है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं और इससे संबंधित प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, थोड़ा वो जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। सबसे पहले कि जब भ्रूण होता है माँ के गर्भ में, तो उसमें ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। जो भ्रूण होता है माँ के गर्भ में, तो उस भ्रूण में ब्लड का फॉर्मेशन भ्रूण के लीवर से होता है। हालांकि उसके भी पहले माँ से ही ब्लड का निर्माण हो जाता है, माँ से ही ब्लड मिलता है, लेकिन जब भ्रूण हो जाता है तो लीवर में ब्लड बनता है। और जैसे ही भ्रूण बड़ा हो जाता है या वो जन्म ले लेता है, तो बोन मैरो से ब्लड का निर्माण शुरू हो जाता है। अब आप देखे भी होंगे कि WBC ज़्यादा हो जाता है आदमी में, श्वेत रक्तकण ज़्यादा हो जाते हैं तो ब्लड कैंसर हो जाता है, यानी RBC की मात्रा कम होने लगती है। और वैसी स्थिति में जो है रेड बोन मैरो उनको चढ़ाया जाता है, यानी देना पड़ता है, यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है और ये बड़ा महंगा आता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट उनके हैं, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं कि रक्त के क्या क्या कार्य है। ध्यान रखेंगे, रक्त का पहला कार्य सबसे बड़ा है, जो ऑक्सीजन को हमारे सभी ऊतकों तक पहुंचाना है। ऑक्सीजन को सभी ऊतकों तक पहुंचाना है, यानी शरीर के सभी भाग तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य ये ब्लड करता है। दूसरा कार्य है कि जो छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हम जूस लेते हैं, खाद्य पदार्थों का पौष्टिक पदार्थ लेते हैं, वो ब्लड में मिला दिया जाता है और वह ब्लड पूरे शरीर में उन पौष्टिक पदार्थों को भेजता है। अब आप देखे होंगे कि हमें घाव पैर में होता है और टैबलेट हम मुंह में खाते हैं, तो कारण कि हमारे बॉडी में जाता है, पचता है और छोटी आंत उसे संसूचित करके उस मेडिसिन को और भेज देता है ब्लड में। और ब्लड जो है जहाँ जहाँ घाव होते हैं वहाँ वहाँ उसको ट्रीटमेंट करने का कार्य करता है, यानी वो दवा करता है, ब्लड के माध्यम से पहुँचता है। तो ब्लड ये दूसरा का। तीसरा काम है कि ब्लड शरीर के ताप को नियंत्रित भी करता है। ये कैसे? हम देखे होंगे कि जाड़े के दिन में हम लोग पूरे शरीर तो ढक लेते हैं, नाक नहीं ढकते हैं, आंख नहीं ढकते हैं, जबान नहीं ढकते हैं, तो इसको ठंडा क्यों नहीं लगता है? लगता है, लेकिन यहाँ के ठंडे ब्लड को वो ब्लड लेकर चला जाता है, गर्म कर लेता है, जो हमारा ढका हुआ पार्ट होता है, और इस ढंग से वहां से गर्म ब्लड को भेज देता है। तो इस प्रकार हमारे चेहरे अगर कम भी ढके गए हैं, नहीं भी ढके गए हैं, तो वैसी स्थिति में टेम्परेचर को वो कांस्टेंट बनाए रखने का प्रयास करता है। इस ढंग से हमारे शरीर के ताप को नियत करता है। ध्यान रखेंगे, हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। अगर हमारे शरीर में RBC की मात्रा या WBC की मात्रा ठीक ठाक है तो रोगाणु भी प्रवेश नहीं करेंगे और साथ ही साथ हमारी स्टेमिना भी बनी रहेगी, हमारी सुपच्छता भी बनी रहेगी, कार्य दक्षता भी बनी रहेगी। तो ध्यान रखेंगे, RBC जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में, शरीर के ताप को नियंत्रित करने में, इसी ढंग से भोज्य पदार्थों को ऊतकों के निर्माण तक पहुंचाने में वगैरह। और WBC ये भी रक्त है, श्वेत रक्तकण जिसको हम बोलते हैं, ये आपके जीवाणुओं का भक्षण करता है। जब देखे होंगे में घाव फुंसी हो जाता है तो वहां जब पक जाता है और दाबते हैं तो पस निकलता है। वो पस क्या है? वो चारों तरफ से WBC उसे घेर लेता है और उसमें चूंकि केंद्रक होते हैं, WBC में केंद्रक होते हैं, वो केंद्रक फट जाता है और उसे मारने का प्रयास करता है, उस कीड़े को यानी रोगाणु को। और वैसी स्थिति में वहां स्टोर होते होते वही पस का रूप धारण कर लेता है, चूंकि डेथ कर जाता है। WBC का जीवन काल आपको पता है मात्र 3 से 5 दिन के बीच होता है, कई स्थानों पर 6 दिन भी लिखेगा, यानी आपको 3 से 5 दिन के बीच WBC स्वयं ही समाप्त हो जाता है। लेकिन वही RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। और ध्यान रखिएगा, RBC भी 120 दिन में पूरी तरह डेथ नहीं करता,
बल्कि जैसे दूध फट जाए तो छेना अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, वैसे ही उसमें के हेमेटाइट स्प्लीन में चले जाते हैं, जिसको रक्त का कब्रगाह कहते हैं, और फिर उसका पानी अलग हो जाता है। लेकिन फिर जब हम साइनोकोबैल्मिन लेते हैं यानी बी कम्प्लेक्स खाते हैं, तो वही रक्त बिंबाणु यानी हेमोग्लोबिन उससे जाकर मिल जाता है और इस प्रकार कोबाल्ट बोन मैरो में ले जाकर उसे रेड बोन मैरो में और आरबीसी का निर्माण कर लेता है। जब आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो हमें देखते होंगे पालक खाकर, हरी सब्जियां खाकर या आयरन कंटेंट्स के पदार्थ को ग्रहण करके और फिर आरबीसी का निर्माण करना पड़ता है। कई बार तो आरबीसी बहुत कम हो जाता है, तो वैसी स्थिति में हमें अलग से हेमेटाइट ग्रुप के मेडिसिन लेने पड़ते हैं, यानी आयरन की गोली कहते हैं। गर्भवती माँ वगैरह को ये दिया जाता है, चिकित्सक परामर्श देते हैं। और यदि उससे भी ब्लड कम हो जाती है तो देखते होंगे दूसरे से रक्त लेकर और चढ़ाना पड़ता है, नसों में डालने पड़ते हैं, जिससे हमारे शरीर की कार्य दक्षता बनी रहे और व्यक्ति की अकस्मात रक्त के बिना डेथ न हो। लेकिन ध्यान रखेंगे हमारे लाल रक्त कण की शरीर में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब लाल रक्त कण 1 घन मीटर, ध्यान रखिएगा 1 घन मिलीमीटर, मात्र इतना में, यानी 1 घन और मिलीमीटर इतना होता है। मिलीमीटर में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों हो गया तो घन हो गया। 1 घन मिलीमीटर में 50 लाख के लगभग रक्त बिंबाणु होते हैं। लाल रक्त बिंबाणु 50 लाख होते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर में, 1 क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक इसी ढंग से श्वेत रक्त बिंबाणु मात्र 8000 होते हैं। श्वेत रक्त बिंबाणुओं का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वो किसी भी आकृति में घनाकार हो सकते हैं, वृत्ताकार हो सकते हैं, आयताकार हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का अंत करना। अब ध्यान देंगे कि रक्त बिंबाणु जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, इसी में आपको थ्रोम्बोसाइट्स पाया जाता है जो रक्त को जमाने का कार्य करता है, थ्रोम्बलिन कहते हैं। अब ये थ्रोम्बलिन में एंटी थ्रोम्बलिन जिसको हिपेरिन कहते हैं, ये भी पाया जाता है। अगर हमारे ब्लड में एंटी थ्रोम्बलिन नहीं हो तो शरीर के अंदर ही ब्लड क्लॉट कर जाए यानी जम जाए, जिसे हम विटामिन के कहते हैं। देखे होंगे आप, मच्छर वगैरह काटते हैं, जोंक वगैरह काटता है या रक्त चूसने वाला कोई भी जीव अगर पकड़ लेता है तो वही हिपेरिन को मानव शरीर में या जीव जंतुओं में डाल देता है। अब वो डाल देने से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता और बाधित रूप से ब्लड निकलते रहते हैं। और हमें भी जब ब्लड हम लोग डोनेट करते हैं तो देखे होंगे चिकित्सक थोड़ी सी एक दवा लेते हैं, वो हमारे नसों में धीरे से डाल देते हैं, वह हिपेरिन होता है। वो हिपेरिन ब्लड को जमने नहीं देता और फिर ब्लड जो है निकाला जाता है। कई बार उसके बावजूद भी ब्लड निकलने में बाधा आती है तो पुनः देखे होंगे प्रेशर डालकर खोला जाता है या फिर हिपेरिन डाल दिया जाता है और वैसी स्थिति में अबाधित ब्लड निकलने रहते हैं। जोंक वगैरह में हिपेरिन होता है, मच्छर में होता है। देखिएगा मच्छर जहां कटता है वहां विष बिसाता नहीं, जस्ट बगल में विष बिसाता है, क्योंकि वहां वो हिपेरिन जब काटेगा उस समय होगा, काटने लगेगा नहीं होगा, पीकर बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। आप देखते हैं और कहते हैं बाप रे बाप, खून पीने से नहीं घबराते हैं, रोगाणु से घबराते हैं। तो ये चीजें होती है। अब रहा कि इस ब्लड में सोडियम क्लोराइड की यदि मात्रा रहती है तो परासरण दबाव नियंत्रित रहता है, और यदि सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है तो परासरण दबाव कम हो जाते हैं, और वैसी स्थिति में या तो लो बीपी हो जाता है या हाई बीपी होने की संभावना हो जाती है। हालांकि लो बीपी और हाई बीपी के लिए उत्तरदायी केवल सोडियम क्लोराइड ही नहीं है, लेकिन एक कारण जो परासरण दबाव को नियंत्रित रखता है, इसमें सोडियम क्लोराइड की भी उतना ही आवश्यकता है। ध्यान रखेंगे, प्रयोग मत कीजिएगा आप लोग। यदि किसी को बहुत नींद आते हैं, थोड़ी सी नमक वो अगर अधिक खा ले तो नींद कम आने लगते हैं। और ध्यान रखिएगा, किसी को यदि ज्यादा नींद नहीं आ रहा है और नमक की मात्रा थोड़ी कम कर दे तो नींद फिर उसे पूरा आने लगता है। ये सिंपल है, बाकी सब चिकित्सक लोग अपना जानता है।
अब रहा आपको हेमोग्लोबिन जो है, ये इसमें दो पदार्थ होते हैं। एक होता है आपका हेमेटाइट यानी लोहा, और दूसरा होता है आपका ग्लोबिन यानी प्रोटीन। और प्रोटीन आपको पता होगा कि 22 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसमें 12 एमिनो एसिड्स हम ग्रहण करते हैं और बाकी 10 एमिनो एसिड शरीर स्वयं बनाता है। रक्त का जो मानव शरीर में जमना है, ये ध्यान रखेंगे कि वायु के संपर्क में आते ही आपका फिलोक्विनोन यानी विटामिन के जो है, यह तुरंत ही वहां एक जाली बना देता है और इस प्रकार थ्रोम्बोकाइनेस जो मुक्त होता है वो ब्लड को जमा देता है। वह थ्रोम्बोकाइनेस जो है यह हमारे ब्लड में भी रहता है और लीवर में बड़े पैमाने पर स्टॉक रहता है। यह बड़ी आंत में उपस्थित उदा एक कोलाई नामक जीवाणु जब हम अनाज वगैरह खाते हैं और अनपचे भोजन को पचाने का काम करते हैं, उस दौरान वे विटामिन के का निर्माण भी करते हैं और हमारे लीवर में वह स्टोर हो जाता है। अब ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर के ब्लड को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एक ए बी ए बी और ओ, ए बी ए बी और ओ, ये 4 भागों में 4 नामों से बांटा गया है। हालांकि उसका कलर वगैरह सब कुछ सेम होता है, लेकिन यदि उसे रिहिशस नामक बंदर के जो लक्षण है, RH फैक्टर जिसको कहते हैं, उस आधार पर यदि ब्लड को बांटा जाए तो फिर 8 हो जाएंगे। A प्लस A माइनस, B प्लस B माइनस, AB प्लस AB माइनस, O प्लस O माइनस। लेकिन ये RH फैक्टर हम बाद में बताएंगे आपको। सबसे पहले ये 4 प्रकार के जो ब्लड होते हैं, इनमें O ग्रुप का ब्लड सभी को दिया जा सकता है। O ग्रुप का ब्लड सभी को दिया जा सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सार्वत्रिक दाता। यानी यह अपना ब्लड सभी को दे सकता है और उस ब्लड को सभी ले सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी ढंग से AB को यूनिवर्सल रिसिपेंट कहते हैं, यानी सार्वत्रिक अदाता, यानी सबको देगा नहीं बल्कि सबसे लेगा AB। तो इस तरीके से AB को यदि A ग्रुप दिया जाए, B ग्रुप दिया जाए, AB ग्रुप दिया जाए और O दिया जाए, सभी के ब्लड को वो एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा, अनुसंधान जैसे जैसे बढ़ते हैं, खोजे जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे जो है देखा जाता है क्या प्रभाव पड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने देखा कि किसी व्यक्ति को अगर सेम ब्लड भी दिया गया तो पहला बार तो स्वीकार कर लिया, वह ठीक ठाक रहा, लेकिन दूसरे बार वही ब्लड देने से डेथ कर गया। अब इसकी जांच हुई तो पता चला अफ्रीका में एक रिहिशस बंदर है और उसी बंदर से यह जो है RH फैक्टर निकला था। अगर RH माइनस वाले को RH प्लस ब्लड दिया जाए तो पहला बार में वो एक्सेप्ट कर सकता है, हानि नहीं होगा, लेकिन दोबारा दिया गया तो डेथ कर गया। वैसी स्थिति में अब जो ब्लड दिया जाता है वह न केवल ब्लड ग्रुप A, B, AB और O जांच कर, बल्कि RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। साथ ही साथ अब तो खैर बहुत जांच हो रहा है, ये देखा जा रहा है उसको एड्स है कि नहीं है, उसको हेपेटाइटिस B है कि नहीं है, क्योंकि ये भी होने की संभावना ब्लड से ज़्यादा होती है। हेपेटाइटिस B हो या एड्स हो, अगर बिना जांच के किसी को दे दिया जाए तो ये फैलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि मानव शरीर में जो A, B, AB और O रक्त समूह होते हैं, उसमें एंटीजन भी पाया जाता है। अब ध्यान रखेंगे कि A ब्लड ग्रुप के लोगों में एंटीजन A होगा, B ग्रुप के लोगों में एंटीजन B होगा, AB ग्रुप के लोगों में एंटीजन A और B दोनों होगा और O ग्रुप के लोगों में एंटीजन कोई नहीं होगा। यानी ठीक इसी ढंग से अगर एंटीबॉडीज उनका हम लोग देखें तो वैसी स्थिति में ये भी प्रभाव डालता है। जैसे यदि ये ग्रुप को देखें तो एंटीबॉडीज उसमें B हो जाएगा, B ग्रुप को देखें तो उसमें एंटीबॉडीज जो है A हो जाएगा। अगर AB ग्रुप के ब्लड को देखें तो एंटीबॉडीज उसमें A कोई नहीं होगा,
AB में एंटीबॉडीज कोई नहीं होता है, और यदि O ग्रुप में देखें हम तो A और B दोनों एंटीबॉडीज के रूप में काम करते हैं। अब रहा कि किस माता पिता का संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये बार बार प्रश्न आता है और ये समझ के साथ आपको बनाना होगा। किताब में तो सब लिखता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसे सुनेंगे केवल, ध्यान रखेंगे। अगर सेम ब्लड ग्रुप के माता पिता होंगे तो O ग्रुप का संतान होगा या उन्हीं में से किसी एक का होगा, वो तो दोनों सेम ही है। जैसे यदि A और A ग्रुप के हैं तो संतान O और A होगा, माता पिता A और A ग्रुप के हैं तो संतान O और A होगा। समझ गए? पहला, अगर माता पिता A प्लस है दोनों तो संतान भी O और A प्लस ही होगा, ये भी फिक्स है। यदि B और B होंगे तो संतान में O और B होगा। ठीक इसी ढंग से A और B यदि होंगे, यानी AB और AB होंगे माता पिता, तो उसमें A भी संतान होगा, B भी संतान होगा और AB भी संतान होगा। ठीक इसी ढंग से आपका अगर O और A हुआ माता पिता का ब्लड ग्रुप तो संतान में भी जो होगा O और A होगा। ठीक इसी ढंग से O और B यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप हुआ तो संतान में भी O और B होगा। ठीक इसी ढंग से यदि A और AB हुआ तो उसमें आपको A भी बनेगा, B भी बनेगा, A भी बनेगा। यानी एकमात्र कंडीशन आपको बता दें जिसमें माता पिता का ब्लड ग्रुप यदि O है तो वैसी स्थिति में किसी भी स्थिति में संतान O ही ग्रुप का होगा। अगर माता और पिता दोनों के O है तो केवल O होगा, दूसरा होने की कोई संभावना नहीं है। ध्यान रखेंगे। तो कई बार ये ब्लड ग्रुप जो है माता पिता दोनों से प्रभाव में आता है और इस ढंग से कौन से गुण आ गए हैं ये आपके इस चार्ट से समझा जा सकता है और प्रतियोगिता परीक्षा में ये बराबर ही पूछता है। अब रहा कि सवाल आपके प्रतियोगिता परीक्षा में ये भी आता है कि मानव शरीर में ब्लड कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर सीधा सीधा है कि मानव शरीर में किसी भी स्थिति में ब्लड जो है 5 से 6 लीटर के बीच ही होता है। 5 से 6 लीटर से ब्लड ज्यादा नहीं हो पाता है और ध्यान रखिएगा उसी के बीच होगा। अब रहा कि हेमोग्लोबिन की प्रतिशत देखी जाती है। व्यक्ति में हो सकता है कि ब्लड जो है वो पूरा हो लेकिन हेमोग्लोबिन की मात्रा उसमें कम हो। तो ऐसा माना जाता है कि महिलाओं में यदि 14 से 16% के बीच अगर हेमोग्लोबिन है तो बहुत अच्छी स्थिति में महिला है। लेकिन यदि 12% से हेमेटाइट की मात्रा कम हो जाती है, लोहे की मात्रा कम हो जाती है, तो माना जाता है कि महिला में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम है। ठीक इसी ढंग से पुरुष में 14 से 18% तक हेमोग्लोबिन की मात्रा सही माना गया है। लेकिन यदि इससे इनकी मात्रा कम हो जाती है तो माना जाता है, यानी 14 से कम हो जाती है तो माना जाता है कि वे रक्तहीनता के यानी एनीमिया के शिकार हो चुके हैं और उन्हें हेमोग्लोबिन से संबंधित पदार्थ खाने की इजाजत ज्यादा दी जाती है। अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि ये जो लाल रक्त कण होते हैं, ये लाल रक्त कण मनुष्य के शरीर में मैग्नेट से आकर्षित होते हैं और पंजाब की बहुत सारी महिलाएं अपने सुंदरता के लिए बाल उगाने के लिए प्रयास करती है। वो अपने बालों पर या फिर अपने हाथों में ऐसे उनके एक मैग्नेट आते हैं। मोबाइल थोड़ा खिसक रहा है, किताब से आ रहे हैं और इसीलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है कि इधर उधर हो रहा है, लेकिन नहीं, फिर हाथ से पकड़ लिए कि वो खस के नहीं, तो ऐसे बताने में दिक्कत आ रही, उंगली से पकड़े हुए हैं। तो इस ढंग से वो ऐसे करके या मैग्नेट की टोपी लगाकर जो है और फिर अपने ब्लड को ज्यादा सर्कुलेट करना चाहती है। लेकिन यदि लंबे समय तक ऐसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को रखा जाए तो निश्चित ही उस अंग में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है।
अब रहा कि ब्लड को प्यूरिफायर करने का काम कौन करता है, समय कम इसलिए जल्दी से बता दे। ये किडनी करता है। ब्लड में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको छान कर और वो मूत्राशय में भेज देता है, और जहां से हम मूत्र के माध्यम से उसका परित्याग कर देते हैं। आपको शायद पता होगा कि एक स्वस्थ मनुष्य में 100 लीटर के आसपास मूत्र का निर्माण होता है, लेकिन 1 से 1.5 लीटर यह मूत्र का परित्याग कर पाते हैं। तो इस ढंग से हमारे ब्लड के प्यूरिफिकेशन करने का मुख्य कार्य जो है ये किडनी करता है, और दोनों किडनी में से कोई एक किडनी फंक्शन में रहता है। फिर आते हैं हम लोग कल दूसरे टॉपिक की ओर। धन्यवाद, नमस्कार। और आप YouTube पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हम तो वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, लेकिन यदि 1000 सब्सक्राइबर पहुंच गए बंधु, निवेदन है मेरा कि आप दोस्तों से कर तो लाइव चलेगा और बिल्कुल फ्री में चलेगा, किसी को कोई खर्च इसके लिए नहीं लगेगा, और बेहतरीन नॉलेज, बेहतरीन ज्ञान दिया जाएगा। और घर बैठे आप इस लॉकडाउन क्या उसके बाद में भी आने जाने में किसी को कष्ट हो तो आप YouTube से लाइव पढ़कर सुनिश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इतने बेहतरीन तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं आपको शायद कोई नहीं बताएगा। आप आगे देखते जाइए, कितना बेहतरीन से बेहतरीन ऑब्जेक्टिव्स भी आपको कराए जाएंगे। पहले थीम को समझ लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।